ठीक है प्रांशु, स्टार्ट कर दो फिर, जो आ रहे आते रहेंगे। हो गया। स्लाइड्स विजिबल है? हेलो? यस भाई। हाँ क्लियर है। ठीक है, ये भी सारे विंडोज दिख रहे हैं ना क्लियर? यस भैया। ये ठीक है। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले आई एम प्रांशु फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पार्ट 2। तो मैं तुम्हारा जो कंप्यूटर विजन का वर्कशॉप लूँगा, मैं और अथर्व लेंगे। थोड़ा पार्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर अथर्व लेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन है क्या? तो कंप्यूटर विजन सुनते ही लग रहा होगा थोड़ा कभी सुना नहीं है, भारी भरकम वर्ड, कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो कुछ है नहीं, बस सिंपल सा चीज़ है। तुम्हें जो अपन देखते हैं, जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, वो अगर हमें कंप्यूटर से कराना है तो हम वो कैसे कराएंगे? अब जैसे कि हम देखते हैं इमेजेस को, वीडियोस को, अब हम वो देख रहे हैं, उसमें हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो किस कलर का, किस साइज का है, क्या शेप है उसकी। अब कंप्यूटर को तो ये सब देखना नहीं आता, हम उसमें फीड करेंगे कि कैसे उसे देख सकते हैं, कंप्यूटर को वो सिखाएंगे। कंप्यूटर विजन बेसिकली यही है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा वर्कशॉप में फ्लो ये रहेगा कि हम पहले थोड़ा इमेजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वीडियो देखे या फिर इमेज देखे, वो रहेगा तो इमेजेस या फिर वीडियो के फॉर्म में। तो वीडियो भी क्या है, इमेजेस का ही एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, मास्किंग क्या होता है, कॉन्टोर्स क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले अब कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। मतलब प्रॉपर विजन होना कंप्यूटर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम तो देख रहे हैं, हम ह्यूमन आई है तो हम देख करके पता लगा लेते हैं कि कैसे वो दिख रहा है, क्या उसका शेप है, क्या उसका कलर है, लेकिन अब कंप्यूटर तो उसको देख नहीं पाता। तो हम उसमें इमेज या फिर वीडियो फीड करेंगे। अब वो हम कैसे करते हैं, इमेज या फिर वीडियो फीड? तो उसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर को इमेज देना चाहें तो हम वो कैसे देते हैं, वो सब हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इमेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इमेज होती क्या है। तो इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो इमेज कितने टाइप की होती है? तो इमेज बेसिकली 3 टाइप में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होगी बाइनरी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट दिखे। ग्रे स्केल, जो कि जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रे आ जाए, मतलब ब्लैक और व्हाइट के बीच में भी थोड़ा सा कुछ कलर आ जाए। ठीक है, और आरजीबी मतलब कि कलरफुल, जो कि हमें दिखता है, वो आरजीबी इमेज हो गई। तो ब्लैक एंड व्हाइट कैसे होता है? अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में क्या होती है कि एरे ऑफ कलर, एरे ऑफ नंबर रहते हैं। ब्लैक के लिए 0, व्हाइट के लिए 1, ये बस असाइन कर दिया है। कंप्यूटर को तो यही समझ में आ रहा है ब्लैक क्या है और व्हाइट के 0 और क्या है, 1 क्या है। तो कंप्यूटर बस इसी के हिसाब से देखता है कि जहाँ पे ब्लैक है उसको 0 असाइन कर दिया, जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे 1 असाइन कर दिया। तो अब कंप्यूटर किसी भी इमेज को, उसके पास अगर ये एरे होगा तो वो इमेज बना सकता है इस एरे से। ठीक है, ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है कि अब 0 और 1 क्या है? 1 मतलब कि 255 उस पिक्सल की वैल्यू। अब 1 अगर हम उसे असाइन कर रहे हैं तो अब 0 और 255 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो कुछ एलिमेंट ऑफ ग्रे लाएगी, क्योंकि अब 0 ब्लैक है, 255 वाइट है। अब जो उसके बीच में रहेगी वो तुम्हारा उस ग्रे की वैल्यू देगी। कि अब इस पिक्सल पे, जैसे कि तुम अगर थोड़ा सा इस पे, इस वाली इमेज पे थोड़ा सा फोकस करो तो, रुको, हाँ, तो अब इस इमेज पे थोड़ा सा फोकस करो। अब जैसे कि देखो, जहाँ पे वाइट ज़्यादा है, वाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि उस पिक्सल की वैल्यू ज़्यादा है। 251 इस वाले पिक्सल पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखना, 251 लिखा है। अब हल्का सा उसमें डार्क जाओ, 237। थोड़ा और डार्क जाओ, 214। थोड़ा और डार्क जाओ, 211। बिल्कुल ही डार्क चले जाओगे, 0 ब्लैक हो गया। और बिल्कुल ही लाइट चले जाओगे, 255 वाइट हो गया। ठीक है,
अब आरजीबी में क्या होता है, आरजीबी में कुछ नहीं, बस एरे ऑफ 3 एरे होता है, जैसे कि अब रेड ग्रीन ब्लू। अब इसमें तुम्हें रेड कलर है उसका एक अलग एरे होता है, ग्रीन कलर है उसका एक अलग एरे होता है, ब्लू कलर है उसका एक अलग एरे होता है। अब अगर हम इस तीनों एरे का कॉम्बिनेशन कंप्यूटर में फीड करें, सिस्टम में फीड करें, रोबोट में फीड करें, तो वो क्या देगा, एक प्रॉपर इमेज देगा जो कि हमें दिख रही है कलरफुल। तो अब ये तो समझ में आ रहा है कि हमें ये सब करने के लिए पहले इमेज को रीड कराना होगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर इमेज को रीड करेगा, रोबोट इमेज को रीड करेंगे, ठीक है। अब इमेज को रीड करने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो कि अगर हम ये कोई पहली बार तो है नहीं कि हम अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें अगर हम चाहें कि इमेज कैसी दिख रही है, कंप्यूटर उसको रीड करे, सिस्टम उसको रीड करे, तो अब क्या हो। तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, पहले भी हो चुका है। तो पहले हो चुका है तो उसके लिए क्या, लाइब्रेरीज कुछ बना दिया गया है, कुछ स्टैंडर्ड कोड्स लिख दिए गए हैं, हम बस उसे अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर उसके आगे की प्रोसेसिंग करते हैं उस पर, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी इमेज को रीड करना है तो हम वो कैसे करेंगे, ये बेसिकली उसका एक सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स जैसे एक वेरिएबल दे दिया, उस वेरिएबल में तुम इमेज को रीड कर रहे हो, वहाँ पे पाथ स्पेसिफाई कर दी, उस इमेज की रिलेटिव पाथ या फिर उसमें इमेज की प्रॉपर एक तुम्हारी पाथ, फुल पाथ वो दे दो। और फ्लैग मतलब कि तुम्हें उस इमेज को ब्लैक एंड वाइट देखना है या ग्रे स्केल देखना है या फिर कलरफुल देखना है, ये फ्लैग से डिसाइड हो जाएगा। तो मैं तुम्हें साथ ही साथ कोड करके भी दिखाऊंगा, पूरे ही वर्कशॉप में ये होगा कि मैं समझाऊंगा जो चीज़ और साथ ही कोड करके दिखाऊंगा। तो अब देखो ये इन्वायरमेंट है, अब ये गूगल कोलैब है। अब तुम चाहो तो VS कोड पे कर लो, जुपिटर नोटबुक पे कर लो, किसी पे भी कर लो, ठीक है। तो ये अब मैं गूगल कोलैब पे करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे थोड़ी देर बाद अथर्व दिखाएगा, वो तुम्हें VS कोड पे करके दिखाएगा। तो गूगल कोलैब पे जैसे कि इस सेल को रन कराया, शिफ्ट इंटर की ये सेल रन हो गई, सारी की सारी लाइब्रेरीज जो कि हमें रिक्वायर्ड थी सारी की सारी अब इंपोर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है कि इमेज हमें यहाँ पे पार्ट डालना है, इमेज को रीड करने के लिए पार्ट डालना है। तो अब VS कोड भी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स होंगे। ये हमारा क्या है, गूगल कोलैब है, तो इसमें ड्राइव पे सेव है सारे के सारे। तो हम ड्राइव से पाथ की फाइल की पाथ निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। देखो कुछ नहीं, बस यहाँ पे कॉपी पाथ किया, यहाँ पे डाल दिया, और फ्लैग की वैल्यू 0 या 1 मान लो कि अभी हमें कलर्ड इमेज देखना है, 0 डाल दी, रन करा दिया सेल को, रन हो रहा है सर। अब सिस्टम रीड कर लिया इमेज को, अब सिस्टम के पास इनपुट है कि ये इमेज है, ठीक है, और वो इस वेरिएबल में सेव है, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब जो इमेज हमने सिस्टम को दिया वो कैसे शो करेगा, हमें दिखाएगा शो करके। अब जैसे कि देखो थोड़ा सा तुम इसका एक्सपीरियंस ले लो कि जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है कि VS कोड पे कर रहे हो या फिर गूगल कोलैब पे कर रहे हो, कुछ खास चेंज नहीं होता। बस थोड़ा सा कहीं कहीं होता है कि कोई चीज़ नहीं आई है तो ये चीज़ नहीं सपोर्ट कर रही, बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं होता। वो तुम गूगल करोगे, एक वर्ड डालोगे, तुम्हें मिल जाएगा कि क्या होता है। अब इसके लिए तुमने इस पे शो करना था, इस पे cv2.im शो, जैसे कि अभी अथर्व करके दिखाएगा तो वहाँ पे यूज़ करेगा वो cv2.im शो। मैं यूज़ कर रहा हूँ cv2_im शो, ठीक है। अब इसमें मैंने google.colab.patches से इंपोर्ट कर लिया cv2_im शो, और फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, मुझे जो इमेज है जो इसने रीड किया वो मुझे शो करेगा। अभी तक मैंने इमेज तो देखा नहीं क्या था, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा इमेज क्या था, अब वो इमेज हमें दिखेगा क्या है। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट है उसमें इमेज वेरिएबल डालते हैं जिसमें कि हमने पहले स्टोर किया था इमेज को, ठीक। जैसे कि अब मैं इसे रन करा देता हूँ, रन कराया, रन हुआ, ये रही इमेज। हमने यहाँ पे 0 डाला था इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिख रही है। मान लो इसका कलर्ड इमेज हमें देखना है, 1 डाल दो, रन कराओ, फिर इसको रन करा दो, कलर्ड इमेज आ गया, ठीक है। अब अगर हमें इसके बाद जैसे कि cv2.wait की, अब जैसे कि हमें, अब मैं गूगल कोलैब पे कर रहा हूँ, गूगल कोलैब में cv2.wait की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद पे खुद ही इनफाइनाइट टाइम के लिए रुका रहता है। cv2.wait की में क्या होता है कि ये तुम अगर कर रहे हो VS कोड पे, तो यहाँ पे वेट की वैल्यू, यहाँ पे जो भी n की वैल्यू डालोगे उतने मिली सेकंड के लिए तुम्हारा इमेज रुका रहेगा,
उतने सेकंड मिली सेकंड के लिए तुम्हें इमेज दिखेगा अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये समझो, ऐसे इसका कुछ खास है नहीं। ठीक है। अब मान लो कि जो इमेज है उसे तुम्हें सेव करना है अपने डायरेक्टरी में। ठीक, अब तो वो तुम कैसे करोगे? तो cv2.im राइट जो फंक्शन है वो क्या करता है, जैसे कि अब इमेज का नाम दे दो cv2.im राइट, ये सब सिंटेक्स, इसको याद करने पे कुछ भी फोकस नहीं डालना, क्योंकि अभी ये तुम 1-2 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, खुद पे खुद दिमाग में आ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, तो क्या करनी है, कुछ भी एक नाम डाल देना इमेज का जिस नाम से तुम अपने फोल्डर में सेव करना चाहते हो। और इमेज एक वेरिएबल, इमेज वेरिएबल मतलब वही जो img के नाम से अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, img के नाम से सबसे पहले इमेज रीड कराया, फिर वही img को यहाँ पे शो कराया। अब उसी img को मैं यहाँ पे डालूंगा इमेज वेरिएबल में। ठीक है, अब देखोगे तुम इमेज वेरिएबल में डाला, ये सेव हो जाएगी इमेज, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होती है। मतलब कि अगर तुम किसी VS कोड पे कर रहे हो तो उसी फाइल फोल्डर में सेव हो जाएगी जहाँ पे तुम काम कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे गूगल कोलैब में कर रहा हूँ, तो गूगल कोलैब का क्या है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये देखो। तुम थोड़ा सा गूगल कोलैब क्या होते हैं कि तुम ड्राइव पे काम कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें सिस्टम में कुछ कुछ सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सिस्टम में सेव करते हो, तुम्हारा सिस्टम का लगता मेमोरी लगा नहीं है यहाँ पे, ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, इसे रन करो, जैसे कि इस सेल को क्या है, ये cv2.im राइट करके इसमें सेव करा दिया हमने। अब ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने प्रिंट कराने का ये सिंटेक्स है, तो हम यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करा रहे हैं। और चलो एक बार इस सेल को रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये name.png के नाम से सेव हो गया, करंट वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारा कंटेंट है, और उस वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी लिस्ट है, जितने भी चीज़ है, वो सारा तुम्हारे यहाँ पे शो कर रहा है। देखो यहाँ पे name.png आ गया। मान लो कि मेरा मन किया यहाँ पे कुछ और नाम दे दूँ, name1.png, name1.png। अब इस सेल को रन करा, name.png पहले सेव था, name1.png आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम कलर स्पेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो कलर स्पेस एक डिफाइन करने का तरीका हो गया कि कैसे हम उस एक मॉडल बना दिया गया कि कलर स्पेस, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो उसको हम कैसे किसी भी कलर स्पेस में देख सकते हैं। तुम्हें एग्जांपल के साथ समझ में आएगा ये अच्छी तरह से। ठीक है, तो बेसिकली 3 कलर स्पेस होते हैं, RGB, BGR, HSV। तो सबसे पहले देखते हैं RGB कलर स्पेस होते क्या है। इसमें क्या होता है कि तुम एक मान लो कि कोऑर्डिनेट है XYZ, एक पे तुमने रेड दिया, एक पे ब्लू दिया, एक पे ग्रीन दिया। अब जब तुम ये कोऑर्डिनेट देखो, जैसे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे फोकस करो, R का सबसे ज़्यादा है एलिमेंट 255, 0, 0, ग्रीन और ब्लू के एलिमेंट्स ही नहीं है, बिल्कुल ये रेड ही होगा, प्योर रेड होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड का एलिमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, 0, 0, 0 ब्लैक हो जाएगा, 0, 255, 0 यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझ रहे होगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं, अपन करना क्या चाह रहे हैं कि जो कलर स्पेस है, जो कलर हम उसे देख रहे हैं उसे एक बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये RGB। BGR में क्या हो जाएगा, BGR में बस पलट जाएगा एक्सेस, जो 255, 0, 0 पे रेड दिखा रहा है 255, 0, 0 पे ब्लू दिखा देगा। HSV कलर स्पेस क्या होता है, तो HSV में होता है ये कि ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। तो ह्यू सैचुरेशन वैल्यू मतलब कि ह्यू क्या शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर तुम्हारा उस चीज़ में है क्या। तुम मान लो कि कोई भी एक एरे बनाते हो और तुम HSV के फॉर्म में उसे इनपुट करते हो, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर तुम उसमें क्या देना चाहते हो ये तुम्हारा ह्यू शो करेगा। सैचुरेशन क्या शो करेगा, उस कलर की इंटेंसिटी के बारे में, क्या कितनी इंटेंस वो कलर है वो ये शो करेगा सैचुरेशन। और वैल्यू क्या शो करेगा कि बेसिकली वैल्यू और सैचुरेशन में ज़्यादा डिफरेंस तुम नहीं मानते हुए ये मान सकते हो कि जब सैचुरेशन हम ले रहे हैं तो ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, और जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा दूसरे कलर, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जब इंटेंसिटी शो कर रहा है, और ये क्रोमैटिक नोशन ऑफ इंटेंसिटी, मतलब बेसिकली तुम ये भी इंटेंसिटी की तरह देखो, तुम्हें ज़्यादा इससे मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, समझ रहे होगे।
तो एक सेकंड, सही चल रहा है या फिर पेस स्लो करूँ या फिर फास्ट करूँ कुछ? सही है। ठीक है। अब हमें एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में जाना है। अब हमें जो कलरफुल इमेज दिख रही है उसे अगर हमें ग्रे देखना है तो हम क्या करेंगे? ये एक बेसिकली एक छोटा सा सिंटेक्स है, इसे लिख दिया। क्या है ये? नया वेरिएबल बनाया, उसमें पुराने वाले इमेज को दिया, यहाँ पे फ्लैग दे दिया। फ्लैग मतलब कि वही कौन सा, कौन से किस में कन्वर्ट करना है, कहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें। जैसे बीजीआर टू ग्रे, ये जो कि बीजीआर इमेज होगी उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। ये सबके मैं अभी कोड करके दिखाऊंगा कैसे होता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ। जैसे अब करिए हम यहाँ पे ये रहे हैं कि ये बेसिकली एक सिंटेक्स है, सेम सिंटेक्स है। नया इमेज है, उस नया इमेज में वो पुरानी वाली इमेज का कन्वर्टेड इमेज हमने स्टोर कराया और उसे फिर शो करा दिया और कुछ नहीं किया। जैसे हम पहले कर रहे थे कि एक कोई भी इमेज वेरिएबल में सेव कर रहे थे और उसे हम प्रिंट करा दे रहे थे। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि आई शो में के अंदर ये नया वाला इमेज वेरिएबल डाल दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो कि नया इमेज वेरिएबल बना उसमें जो स्टोर हो रही है इमेज नहीं, वो तुम्हारा शो हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं रन कराता हूँ उसे, क्या होगा, क्या हुआ, बीजीआर लिखा था, बीजीआर टू ग्रे जा रहे थे, ओरिजिनल इमेज ये था, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो कि हमें करना है बीजीआर टू आरजीबी, मतलब जहाँ पे ब्लू था वहाँ पे रेड, उस इंटेंसिटी के हिसाब से तुम्हारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे अगर हम रन कराते हैं, इसमें न्यू इमेज टू नया वेरिएबल बनाया, नया वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उसे प्रिंट करा रहे हैं, शो करा रहे हैं। ये देखो, अब जैसे कोई भी एक जगह पे फोकस करो, ये जो है एक सेकेंड, हाँ, अब जैसे कि ये इस कलर पे फोकस करो, ये पर्पल हो गया। ऊपर देखोगे ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे पिंकिश टाइप का, यहाँ पे पर्पल हो गया। BGR to RGB मतलब बी का ब्लू का रेड और रेड का ब्लू, ऐसे थोड़ा सा कन्वर्जन हो रहा है। तुम देख सकते हो कि ये जो हल्का सा पिंकिश टाइप का है, हल्का सा रेडिश टाइप का है, ये हल्का सा ब्लूइश टाइप में आया है। ठीक है, समझ रहे होगे, शायद से बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि BGR to HSV करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या किया है कि जो इस फॉर्मेट में था, BGR फॉर्मेट में था, फिर से HSV फॉर्मेट में हम उसे कन्वर्ट करा रहे हैं। इसका आउटपुट कुछ हमें ऐसा मिला। चेंज कैसे हो रही है, तो इसमें मत जाना कि ज़्यादा कि अब इस कलर का ये कलर हुआ, इस कलर का ये कलर हुआ। ये अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम देख सकते हो आराम से, बहुत ही आराम से गूगल पे सर्च करना कि कैसे किस कलर का किस कलर में कैसे जा रहा है, ये बहुत ही आराम से तुम्हें मिल जाएगी। अब ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हमें हमारे पास इमेज है और हमें उसे रिसाइज करना, मतलब कि अगर बड़ा इमेज है थोड़ा और हमें उसे छोटा करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? या फिर अगर इमेज है एक, हमें उसका कुछ एक पार्ट पे फोकस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि इमेज का रिसाइज करना है। फिर से सिंटेक्स है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कोड्स को देख के कभी डरना मत कि ये हमें याद नहीं है, ये कैसे होगा। कुछ नहीं, तुम्हें गूगल पे जाके सर्च करना हाउ टू रिसाइज एन इमेज यूजिंग ओपनसीवी। इतना सर्च करोगे तुम्हारा खुद पे खुद निकल के आ जाएगा कि क्या सिंटेक्स होती है, और तुम्हें टाइम के साथ साथ ये याद भी हो जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं इस इमेज को रिसाइज करना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास रिसाइज इमेज एक नया वेरिएबल बनाया और उसमें पुराने वाले इमेज को डाला और उसका पिक्सल वैल्यू दे दिया 300 बाई 300, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वेट थोड़ा हाइट दे दिया 300 ठीक है। अब क्या होगा, इसको शो कराया तो समझ में आ रहा होगा क्या होगा, रन करा के देख लो।
ये थी 300 बाई 300 पिक्सल्स का हाइट और विड्थ हो गया इसमें। तो ये रिसाइजिंग का एक तरीका हो गया। अब इमेज को मान लो हमें क्रॉप कराना है, क्रॉप कराने के लिए हम क्या करेंगे? सिंटेक्स क्या है? एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें वही इमेज डाली 0,0। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि अगर हम 0,0 के अलावा और कुछ डालें, जैसे कि 1,1 कर दें, तो 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल का वो बना देगा। मैं ये अभी करके दिखाता हूँ। अभी मान लो कि यहाँ पे 0,0 है, 0,0 और fx fy डालोगे, fx fy की जो वैल्यू डालोगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये विड्थ और हाइट, और फिर तुम्हें शो करेगा इमेज। फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी इमेज की साइज है उससे fx मल्टीप्लाई होगा, विड्थ है उससे fx मल्टीप्लाई होगा, और हाइट से fy मल्टीप्लाई होगा, फिर तुम्हें शो जो होगा वो इसका आउटपुट होगा। जैसे देखो मैंने क्या किया, fx और fy की वैल्यू डाल दी 0.5, यहाँ पे 0,0 रख दिया और इमेज इनपुट करा रहा हूँ। नया वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर करा रहा, बिल्कुल पहले जैसे करा रहा था, कुछ चेंज नहीं है। अब इसको रन कराया, क्या लग रहा है क्या होगा? हो गया, इमेज रिसाइज हुआ हाफ हाफ। तो बस ये रिसाइज करने का एक तरीका। मान लो अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर 0,0 के अलावा 1,1 देते, अब सोचो क्या होगा, थोड़ा सोचो बस क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1,1 का मतलब ये नहीं कि अब 1,1 का मतलब ये यहाँ पे होगा कि 1,1 की इमेज आ जाएगी 1 पिक्सल बाई 1 पिक्सल, एक पॉइंट आ गई। ठीक है, ये देखो ये एक पॉइंट आ गई। मान लो देते हैं हम यहाँ पे 50 बाई 50 का, 50 बाई 50 की आ गई, 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल की। तो बस यहाँ पे अगर 0 बाई 0 रखोगे तो ये काम करेंगे, अगर उसके अलावा कुछ और रखोगे तो ये इसी पिक्सल की वैल्यू के हिसाब से हाइट और विड्थ सेट करके दे देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 0,0 भैया क्या आया था? 0,0। देखो 0,0 मान लो कि ये 0,0 डालने से क्या होता है ना, इमेज की ओरिजिनल साइज है, 0,0 डाल दिया तुमने, अब इमेज की जो ओरिजिनल साइज है ना उससे ये fx और fy मल्टीप्लाई होंगे। अब जैसे कि उसके विड्थ से fx मल्टीप्लाई हुआ, उसके हाइट से fy मल्टीप्लाई हुआ, और फिर जो आउटपुट आ रहा है वो हमें शो करेगा। समझ में आया? 0,0 मतलब ओरिजिनल साइज इमेज की। हाँ 0,0 मतलब कि तुम ओरिजिनल साइज दे रहे हो इमेज की। अब जैसे कि CV2 डॉट वेट की करोगे ना, तो वहाँ पे अभी तुमने देखना अथर्व बताएगा ना, तो लास्ट में CV2 डॉट वेट की में 0 डाल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 सेकंड के लिए खुला, ये 0 मिली सेकंड के लिए खुला, इसका मतलब ये है कि वो इनफाइनाइट खुला ही रहेगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 0,0 डाल रहे हो मतलब कि इमेज की ओरिजिनल साइज। ठीक है भैया। मतलब ये ऐसा बनाया हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ तो अब तो हम क्यों करते हैं, मतलब अब हमारे पास कलरफुल इमेज है, इतना अच्छा दिख रहा है, हम क्यों उसे बेकार का ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करें? तुम देखे होगे मैंने ऊपर समझाया था तो क्या बोला था कि ब्लैक एंड व्हाइट आरजीबी में क्या हुआ था। आरजीबी में क्या हुआ था, सबसे पहले आरजीबी में 3 एरे बने थे, 3 एरे बने थे, रेड के अलग, ब्लू के अलग, ग्रीन के अलग। वो भी 2x2 के, सॉरी वो भी उसमें भी रोज और कॉलम थे, मतलब कि वो सिंगल नहीं था, उसका तुम ऑर्डर निकालोगे जो भी निकालोगे, बहुत ही बड़ा एरे बन रहा था वो। अब उसको सिंपल करना है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा और थोड़ा टाइम भी तुम्हारा ज़्यादा लगेगा, तुम कुछ भी कराते हो। तो उसे अगर हम ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर ले, वो एरे छोटा हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर हम प्रोसेस करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, समझ रहे होगे शायद। तो क्या करते हैं हम, थोड़ा थ्रेशोल्डिंग और मास्किंग बहुत ही ध्यान से समझना, ये सब थ्रेशोल्डिंग थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है थ्रेशोल्डिंग में, क्या करते हैं, करते कैसे है पहले ये देखो। कुछ नहीं, बेसिकली ये थ्रेशोल्डेड इमेज, ये नया तुम्हारा वेरिएबल जो है ना, नया वेरिएबल ये बना थ्रेशोल्ड,
अब इसमें तुम्हारा इमेज स्टोर होगा। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो कि मैं क्या होता है बताता हूँ। अब इमेज इनपुट करा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डाले, एक मैक्स वैल्यू डाले और एक फ्लैग डाले। हुआ क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि तुम्हारी इमेज की वो वैल्यू जहाँ से पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है ये समझो, मैक्सिमम वैल्यू बाद में समझना। थ्रेशोल्ड वैल्यू ये होती है जैसे कि कोई इमेज का थ्रेशोल्ड है, मैं जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी 127। अब इसकी फिक्स हो गई है थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। होगा ये जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी मान लो कि फ्लैग जो है तुमने ये सबसे पहला बाइनरी सेट किया। बाइनरी में क्या होगा, जो भी इमेज में 127 पिक्सल के ऊपर होंगी वैल्यूज, मतलब सारे मैंने पहले बताया था कि सारे के सारे पिक्सल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेंगे। जो भी 127 के ऊपर रहेंगे उन्हें वो वाइट कर देगा, और जो भी पिक्सल वैल्यू 127 के नीचे रहेंगी उनको वो ब्लैक कर देगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये ओरिजिनल इमेज है। अब कुछ ये जो बाउंड्री है यहाँ, इसके अंदर जो भी होंगी वो 127 के नीचे होंगी पिक्सल वैल्यू, तो वो क्या कर रहा है, इसे ब्लैक में कन्वर्ट कर दे रहा है। और इसके बाहर, इस जो पेरीमीटर के बाहर है, इस वाले जो पेरीमीटर के बाहर ये 127 के ऊपर होंगी वैल्यू, तो इसको क्या कर रहा है कि ये 255 कर दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो हमने सेट की थी। मैक्सिमम वैल्यू अब समझ में आया, मैक्सिमम वैल्यू हमने वही सेट की थी कि उस वैल्यू पे जा करके ये 120 थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जो भी है वो मैक्सिमम वैल्यू पे भेज दे, और थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे जो है वो खुद पे खुद ये बाइनरी, अगर हम फ्लैग को बाइनरी सेट कर रहे हैं, फिर से याद रखना फ्लैग को ही बाइनरी सेट किया है, तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे है उसे क्या करेगा कि ये 0 पे सेट कर देगा। बाइनरी इनवर्स क्या होता है, जैसे फ्लैग को चेंज कर दिया, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। कुछ नहीं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ली, एक मैक्सिमम वैल्यू ली, वेरिएबल। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू लो, यहाँ पे कुछ और रखो, क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू दी, मैक्सिमम वैल्यू दी, और फिर थ्रेशोल्ड टाइप को ये करा दिया बाइनरी, जो कि चेंज भी कर सकते हैं। ये थ्रेशोल्डेड में है, ये तुम्हारा इमेज आएगा। और ये आरईटी जो है ना, ये स्टोर कर रही है तुम्हारी थ्रेशोल्ड वैल्यू को ही स्टोर कर रही है एक तरह से। अब तुम जैसे ही CV2 ये जो सिंटेक्स है, इसमें तुम इमेज इनपुट करोगे, ये वेरिएबल का नाम डालोगे, मैक्सिमम वैल्यू डालोगे और थ्रेशोल्ड टाइप डालोगे, क्या होगा कि जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर होगी वैल्यू पिक्सल की, वो क्या करेगा, उसको मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाएगा, और जो नीचे होंगे उनको 0 पे ले जाएगा, मतलब ब्लैक कर देगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ये कलरफुल इमेज था। अब जैसे कि अगर हम ग्रे स्केल इमेज लेते हैं, कलरफुल इमेज था इसलिए ये तुम्हारा, अगर तुम इस एग्जांपल से तुम सेम टू सेम देखना चाहो, जैसे कि मैं एक ग्रे स्केल इमेज लेता हूँ जो कि हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कराई थी, ये वाली इमेज, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब क्या, मान लो कि अगर हमें, जैसे कि हमने पहले उस वाली इमेज को इनपुट कराया था, तो अब अगर इस वाली इमेज को इनपुट कराना है तो हमें क्या करना होगा कि बस ये जो न्यू वेरिएबल है इसे ले जा करके तुम यहाँ डाल दो। अब पूरी की पूरी ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमने 255 सेट की थी, समझ रहे होगे। तो अब यहाँ पे देखो, इस वाली इमेज में जो भी वैल्यूज 127 के ऊपर थी उनको ये वाइट कर दिया, और जो भी वैल्यूज 127 के नीचे थी उनको ये ब्लैक कर दिया। तो बस इसका काम यही है। तो अब इसी की तरह कुछ और है, जैसे कि देखो बाइनरी देख लिया, बाइनरी इनवर्स। इसमें क्या हुआ कि जो वैल्यूज थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं उनको इसने मिनिमम पे ले आया, मतलब कि 0 पे ले आया, और थ्रेशोल्ड के नीचे जो है उसको ये ले गया मैक्सिमम वैल्यू पे। बाइनरी इनवर्स, ये बेसिकली हम इमेज को सेगमेंट कर रहे हैं, इमेज पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हमें इमेज का कोई पार्ट चाहिए, कोई पार्ट डार्क चाहिए, कोई पार्ट लाइट चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम यहाँ से सीख रहे हैं, समझ रहे होगे। भैया अब जो 0 से 255 जो वैल्यू दी गई है वो इंटेंसिटी के हिसाब से दी गई है कलर के। हाँ हाँ बिल्कुल, 0 जो है ब्लैक दे दिया गया,
और वाइट जो है 255 दिया गया। अब उसके बीच में जो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे क्या होगा, वाइट की बढ़ती जाएंगी और ब्लैक की कम होती जाएंगी। क्या कोई मतलब यूनिट है क्या कि 255 पिक्सल या फिर ऐसे करके कुछ बोला जाता है, खाली नंबर दे दिया गया 0 से 255? ये समझ लो कि बेसिकली तुम्हें सिंपल वर्ड में समझना है तो ये समझ लो एक असाइंड है कि 255 पे वाइट हो जाता है। जैसे कि आरजीबी पढ़ाया मैंने, तो आरजीबी में क्या बताया था कि 0 से 250 आरजीबी, जैसे कि देखो आरजीबी में मैंने क्या बताया था, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट के लिए तुम देख लो, हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकंड, हाँ इमेज में देखो, हाँ यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, मतलब समझ लो कि ये असाइन करने का तरीका। 255 की जगह पे बहुत पहले से 355 चला आता तो वही ले लेते हैं हम लोग, क्यों ले रहे हैं ठीक है फिर। भैया, ठीक है मतलब समझ गया। ऐसे कुछ इनिशियलाइज करने के लिए कभी भी कुछ करते हैं तो बस 255 वो है। और समझ गए होगे शायद। हाँ भैया ठीक है। ठीक है, तो मैं इसके बाद दिखाता हूँ। बाइनरी इनवर्स पे थे हम लोग। तो बाइनरी इनवर्स होता क्या है कि अब जैसे बाइनरी इनवर्स में समझ गए हो कि जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे है उसको मैक्सिमम पे ले जाए, और थ्रेशोल्ड वैल्यू के जो ऊपर है उसको मिनिमम पे ले आए। अब इसी तरह से ये ट्रंक टोजेरो इनवर्स ये सब भी जो है तुम्हारा बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करता है कि कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी है, मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, उसके हिसाब से तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड के ऊपर है या नीचे है, कोई मैक्सिमम पे ले जाएगा, कोई थ्रेशोल्ड पे ले जाएगा, कोई जीरो पे ले जाएगा। बेसिकली इसी तीन पे काम हो रहा है, या फिर उसको वैसे ही रहने देगा। ऐसा भी कर सकता है कि जो ट्रंक का बिना कुछ पढ़े ही तुम यहाँ इमेज, इस इमेज को देखोगे क्या लगेगा, थ्रेशोल्ड की जो ऊपर है, थ्रेशोल्ड वैल्यू की जो ऊपर है उसको मैक्सिमम पे ले गया, और थ्रेशोल्ड के जो नीचे है उसको उस पे ही रहने दिया। कोई डेफिनेशन समझ लो कि मैं भी भूल गया डेफिनेशन क्या होगा। थ्रेशोल्ड के जो नीचे है उसको उस पे ही रहने दिया, और थ्रेशोल्ड के जो ऊपर है उसको ही मैक्सिमम वैल्यू पे ले गया, तभी तो ये इमेज आएगी। ठीक है भैया। ठीक है, तो अब थ्रेशोल्ड के तरीके हैं कि कैसे मीन एडेप्टिव एडेप्टिव थ्रेशोल्ड, इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई भी एक छोटा सा समझ लो कि ग्रिड उठाओ, उसके जो नेबरहुड में ग्रिड होंगे, उसके जो मीन होंगी, मीन वैल्यू होंगी, उसका उसमें से एक कांस्टेंट घटा दो, जो कि कांस्टेंट हम यहाँ पे डालेंगे, देखो इस फंक्शन में डाल रहे हैं, इस फंक्शन में वो कांस्टेंट भी हम लोग डाल रहे हैं, तो उस कांस्टेंट को हम लोग हटा दें तो फिर जो बनेगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगी। थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने का एक तरीका बता दिया ये, समझ में आ रहा होगा। तो बस इससे भी एक इमेज आएगी, जैसे कि देखो यहाँ से ये तुम स्लाइड में इमेज देख रही होगी कि, क्या कन्वर्ट हुई है। इसे हम भी कर सकते हैं कोड में, जैसे कि देखो मैंने क्या किया, मान लो कि उसका कोड नहीं लिखा, अब इसे मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ यहीं से कोड जैसे उठा लूँ और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ और फिर शो करा दूँ, आराम से हो जाएगा शो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम भी तुम भी ये करके देखना, और मतलब थोड़ा खेल के देखना इन सब चीज़ों से, समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे गॉसियन एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब गॉसियन वेटेड सम, अब इससे इस बात से डर जाओगे कि ये है क्या, तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला है, उसमें बाकी जो नेबरहुड पिक्सल्स है उसमें वो फार्मूले में डाल दिया गया, वो नेबरहुड पिक्सल्स को एक कांस्टेंट माइनस कर दिया गया, जो वैल्यू आ रही है उसको थ्रेशोल्ड असाइन कर दिया। समझ रहे होगे, इस इमेज में अगर हम ये कोड डालें ये कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो अब इसके बाद अथर्व लेगा, अथर्व तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट बताएगा, जैसे मास्किंग हो गई, मतलब और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मतलब देखना कि कॉन्टोर क्या होता है, मास्किंग क्या होती है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो थैंक यू, बस अथर्व यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। अथर्व, हाँ Hey everyone, I'm basically Athar from Electrical Part 2 and पहले तो बता दो कि शेयर हो रही है ना? हो रही है। Right. So from now on I'll be taking the next part of the presentation and that is basically masking, right? तो masking से start करते हैं, ठीक?
तो अगर इजी भाषा में समझाऊं तो बेसिकली मास्किंग इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ कलर राइट फ्रॉम एन इमेज। एंड कलर की हम रेंज एक देते हैं, एक अपर लिमिट रेंज होती है, एक लोअर की होती है, क्योंकि एक इमेज में बहुत सारे कलर होते हैं, उसके बहुत सारी वेरिएशन होता है, किसी का ह्यू कम है, किसी का सैचुरेशन ज्यादा है राइट। तो एग्जैक्ट निकालेंगे तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हमें एक लिमिट देनी होती है, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एंड जो लोअर लिमिट होती है वो बेसिकली HSV वैल्यूज आती हैं उसकी स्पेसिफिक कलर्स की, दैट इज ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हो कि हमें एक कलर निकालना था तो हमने धीरे धीरे करके इससे कलर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एंड बेसिकली अब जैसे मैं बोला कि कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही होगा ऑब्वियसली। तो फंक्शन बेसिकली ये होता है कि मास्क एक फंक्शन होता है CV2 डॉट इन रेंज करके राइट। एंड मैंने क्या बोला कि हमें निकालना है इमेज से, हमें कलर एक्सट्रैक्ट करने हैं राइट। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि यार इमेज तो दो, तो सबसे पहले हम पास करेंगे इसमें इमेज पास करेंगे जिससे हमें कलर निकालना है। एंड फिर मैंने बताया था कि लोअर रेंज चाहिए यार एक अपर रेंज चाहिए, वो मुझे जो कलर चाहिए। सो देन वी पास इट द लोअर रेंज ऑफ दैट कलर एंड द अपर रेंज ऑफ द कलर, ठीक है। एंड लोअर रेंज एंड upper range it's a kind of numpy array of HSV value, तो numpy array is almost we can say a general Python array, उसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एंड उससे एक अलग से जो एक्सट्रैक्टेड कलर आ जाता है वो हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी एक्सट्रैक्टेड इमेज सेव हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखाता हूँ कि जैसे मास्किंग का मेरा पाइथन में कोड है, VS कोड में लिखा है। एंड स्टार्टिंग अपन करेंगे बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक कि अपन ने इंपोर्ट वगैरह कर लिया लाइब्रेरीज वगैरह। एंड फिर मैंने बोला था कि एक कलर डिफाइन करना पड़ता है, रेंजेस ऑफ वैल्यूज राइट, के लोअर अपर। तो फॉर हियर वी हैव मतलब आई हैव टेकन सम 3 कलर सैंपल्स लाइक रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड सबकी लोअर एंड अपर होगी तो हेंस 6 रेंजेस आ गई ऐसे। तो रेड की ये दे रखी है, ये HSV वैल्यूज हैं उसकी, एंड ग्रीन की एंड ब्लू की राइट। अब उसके बाद हमने कहा था कि ये सब काम इमेजेस पे करना है तो हमें इमेजेस भी चाहिए। तो इमेजेस हम जैसे प्रांशु ने बताया था कि IMRead एक फंक्शन होता है जो कि इमेज रीड कर लेता है राइट। एंड लोकल डायरेक्टरी में मेरी mask.png सेव्ड है, तो वो IMRead वो रीड कर लेगा। एंड बेसिकली मेरी रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ा उसको रिसाइज करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसको यहाँ पे रिसाइज कर लिया। एंड अगेन सिंटेक्स वगैरह देख के कुछ नहीं करना है, ये एक्सट्रीमली ईजी काम है रियली, वो 1 आध 2 दिन में आदत लग जाती है सब में, ठीक है। एंड ये कर लिया। अब जनरली क्या होता है कि मास्किंग करने के लिए हमेशा HSV वैल्यूज में जनरली हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो हमें जो भी वैल्यूज आती हैं तो पहले अपन उसको BGR से HSV वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारी इमेज आई थी उसको हमने BGR टू HSV में कन्वर्ट करा और हमारी एक HSV इमेज सेव हो गई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिस्कस किया था कि हमारा फंक्शन है इन रेंज लोअर एंड अपर राइट। तो हम यही पास करेंगे सेम चीज़। 3 कलर है तो मेरी 3 इमेज है, एक रेड का मास्क आएगा, एक ग्रीन का आएगा, एक ब्लू का आएगा। तो मैंने इमेज पास कर दी एंड इन रेंज, बट इन रेंज ऑफ व्हाट, सो लोअर रेंज एंड अपर रेंज राइट। तो इमेज लोअर रेंज एंड अपर रेंज एंड ये रिस्पेक्टिवली 3 इमेजेस में सेव हो गई। अब मुझे एक नेट इमेज सा निकालना था तो मैंने एक कंबाइन करने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। एंड फॉर एग्जांपल मुझे फिलहाल के लिए सिर्फ ब्लू ही देखना है तो अभी मैं सिर्फ ब्लू प्रिंट करा के देख लूंगा। तो ब्लू में अपनी इमेज सेव हो गई है। एंड IM show भी हमने पहले प्रांशु ने बताया था कि एक फंक्शन होता है जो इमेज को शो कर देता है। एंड यहाँ पे हम वेट की 0 डाल देते हैं कि जब हम की दबाते हैं तब भी वो शो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो एक विंडो खुल जाएगी जिससे एक रिजल्ट नाम की विंडो पे एक मास्क जो अपना ब्लू है वो ओपन हो जाएगा। तो एक सैम्पल इमेज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सैम्पल इमेज ली अपनी ये वाली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डाल रखा है ब्लू मास्क, एंड ब्लू मास्क का फंक्शन है ये। एंड यहाँ से लोअर ब्लू एंड अपर ब्लू मेरा यहाँ से रेंज आ रही है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इस इमेज में जितना भी जो ब्लू ब्लू पार्ट है ऑब्वियसली एक रेंज दे रखी है, तो रेंज उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो आती ही आती है, वो हमें बैठ के काफ़ी उसमें रेक्टिफाई और काफ़ी चीज़ें वो रिफाइन करनी पड़ती हैं, तब वो जनरली हो जाता है। तो जितना जितना ब्लू पार्ट था तो उतना उतना ब्लू पार्ट हमारा मास्क आउट हो जाता है। अब इसमें लोग सोच रहे होंगे कि मास्क आउट तो हो गया बट कलर वगैरह आए नहीं, इसमें क्या मज़े हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ डिटेल्स हम देख नहीं पा रहे हैं। तो वो इसमें एक फिल्टरिंग होती है जो हम बिटवाइज से करते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्टेप इसके बाद बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल पहले ब्लू पार्ट था, फॉर एग्जांपल मुझे अब नहीं रेड देखना है, तो जस्ट मैं इसको रेड कर दूंगा एंड अगेन चलाऊंगा, फिर रेड पार्ट आ जाएगा। अब जनरली इसमें ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा बहुत फेस भी आ रहा है, तो मैंने जो उस रेंज ली थी तो उसमें थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर भी, थोड़ा स्किन का कलर भी मिक्सअप हो जाता है, तो हेंस उससे थोड़ा बहुत वो भी इंक्लूड हो जाता है। बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरली रेंज को HSV को ऊपर नीचे करके सब एडजस्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दोनों देखना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि ये भी देखना है प्लस में और ब्लू मास्क भी देखना है मुझे, ठीक है। एंड इसको रन करता हूँ तो इसके दोनों पार्ट आ गए। एंड ऑब्वियसली जो शाइन्स वगैरह हैं तो उसमें वाइट का कलर ज़्यादा है जो इसकी रेंज से बाहर चला जाता है। तो अगर मेरा कोड मैंने बनाया था सिर्फ मुझे ब्लू और स्पेसिफिक रेड ही देखना है तो मुझे ब्लू और स्पेसिफिक रेड ही दिखाएगा।
है ना, एंड जो बाकी की जो नॉइसेस वगैरह वो नहीं दिखाएगा। अब जैसे इस पिक्चर में ग्रीन भी था, मेरे कोड में भी मैंने ग्रीन लिखा है, अगर मैं इसमें ग्रीन लिख देता हूँ तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि अपनी इमेज में कहीं ग्रीन वगैरह है ही नहीं, राइट। एंड आई गेस फिर से अगर मैं ब्लू लिख देता हूँ तो फिर वो ब्लू दिखा देगा। तो ये वाला पार्ट है सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें ठीक है वाइट की मार्किंग हो गई, हमें एक बाइनरी इमेज मिल गई, उसे हम ठीक है स्टडी वगैरह कर लेंगे, बट हमें जैसे कलर वगैरह भी स्टडी करना है उसमें, तो उसका बेसिकली एक कलर फिल्टरिंग होती है। एंड उसमें एक जनरली एक फंक्शन यूज होता है CV2 बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज बेसिकली काम क्या करता है कि दो इमेजेस लेता है एंड उसका एक इंटरसेक्शन देखता है, लाइक हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ा है ना कि एंड जो होता है, तो एंड ऑपरेटर दोनों का इंटरसेक्शन टाइप देखता है एंड फिर फाइनल रिजल्ट देता है। तो एक इमेज, हम दो इमेज लेंगे एक्चुअली, एंड दोनों का पार्ट वो देखेंगे जिसमें वो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मेरी पहली इमेज है ये वाली और मेरी दूसरी इमेज है ये वाली। तो एक तो इमेज है कि इसमें पूरा कैप्टन अमेरिका दिख रहा है, दूसरी इमेज है कि बाकी वैल्यूज जैसे प्रांशु ने बताया था कि ये 0 0 हो जाती हैं, बाकी वाइट वाइट हिस्सा 1 1 हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो एंड वाला है ना, तो इंटू एंड करेंगे 1, तो सिर्फ ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा, राइट। तो जब मैं बिटवाइज लगाता हूँ मास्क फिल्टर पे, ये ऑलमोस्ट पूरा सेम कोड है, बस यहाँ पे मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है। ये पुराना ब्लू मास्क था, ब्लू मास्क के आगे एक लाइन लिख दी है बिटवाइज की, राइट। एंड इमेज मैंने पास कर दी है, तो इमेज मेरी ये है जो ओरिजिनल इमेज है जो मैं यहाँ से लोड कर रहा हूँ। एंड मास्क वाली इमेज मेरी ये वाली इमेज है जो कि यहाँ से मास्क आउट होकर मेरे रिजल्ट में आ रही है। एंड जब मैं इसको बिटवाइज लगा देता हूँ, तो जैसे कि ये कोई सब यहाँ से पिक्सल उठाते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जहाँ पे यहाँ पे जो कलर होगा ना, वो मेरा एक्सट्रैक्ट होकर एक फाइनल रिजल्ट में स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं इसको फाइनली चलाता हूँ तो मेरा कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, राइट। जो कि पहले जो कलर नहीं आ रही थी वो जनरली कलर टाइप आ जाती है। एंड इसमें अगर रेड भी डालना हो तो फिर रेड पार्ट बदल जाएगा। ऑब्वियसली शान नहीं आएगी क्योंकि वाइट वाली मैंने रेंज दी नहीं है, अगर मैं वाइट वाली दे दूंगा तो वो भी आ जाएगी, राइट। तो जनरली बिटवाइज का ऑपरेशन फिर ये होता है ऐसे। इसको दोबारा हटा देते हैं अगर रेफरेंस से जो चाहना हो वापस। तो नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ऊपर ऊपर से लग रहा होगा देख के कि क्या नई चीज़ है वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़े थे पता नहीं क्या से क्या होता था, बेसिकली वो कुछ नहीं है। अगर मैं इसको डिटेल में तोड़ूं तो बेसिकली दो ही चीज़ें हो रही हैं, एंड पहला होता है इरोजन एंड दूसरा होता है डायलेशन। तो इरोजन को थोड़ा और तोड़ें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक सॉइल इरोजन जैसे होता है ना, कि एक बाउंड्री को थोड़ी धीरे धीरे थिन होती जाती है, एंड जो बाउंड्रीज वगैरह किसी दो ऑब्जेक्ट्स वगैरह की रहती हैं फिर इमेज वगैरह की रहती हैं, वो धीरे धीरे इरोड होती जाती हैं एंड थिन आउट होती जाती हैं। तो इसको मैं कहूँगा कि हाँ यार, ऑब्जेक्ट का इरोजन हो रहा है, बॉडी का इरोजन हो रहा है। एंड जस्ट इसका उल्टा अगर मुझे बोलना हो कि बॉडी अगर फैल रही है, जैसे प्यूपिल आईज में फैल जाती है तो डायलेट हो जाती हैं, तो इरोजन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि डायलेशन हो रहा है। तो इसका मोस्टली मैं दिखाता हूँ। जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पे एक हमारी मेन इमेज रहती है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो वाइट मार्क है वो 1 1 हो जाएंगे एंड बाकी 0 0 हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि इमेज थिन हो जाती है, तो थिन बेसिकली हो जाती है कि जितने भी जो क्लस्टर वगैरह रहते हैं वो एल्गोरिथम ऐसी चलती है कि वो करते करते सिर्फ शॉर्टेस्ट क्लस्टर को छोड़ देती है, एक लाइन बना के छोड़ देती है, राइट। एंड ऐसे रोड हो के वो धीरे धीरे थिन हो जाती है। इसमें एक कर्नल भी यूज होता है। कर्नल बेसिकली एक नंपाई एरे होती है, वो मैं कोड में आते समय एक बार डिटेल में समझा दूंगा कि क्या होता है। तो पहले अपन इमेज डालते हैं क्योंकि एट द एंड सारा काम इमेज में हो रहा है, तो हर फंक्शन में इमेज तो डलनी है, ये तो चीज़ याद ही रखना, ठीक है। एंड इसमें कर्नल भी होता है, तो कर्नल बेसिकली एक नंपाई एरे होती है, वो 5 × 5 4 × 4 अपन सेट कर सकते हैं। एंड कितनी बार रोड करना है तो इटरेशन हम स्टैंडर्ड 1 ले लेते हैं, धीरे धीरे हम चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपल डायलेशन रहता है, तो इरोजन पहले देख लेते हैं। तो इरोजन का सिंपल सा जल्दी सा कोड है, इंपोर्ट अपन करेंगे लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड काम है। एंड इमेज लोड करेंगे वही एमरीड से, वो भी स्टैंडर्ड काम है। एंड यहाँ पे कर्नल बेसिकली वो होता है कि एक नंबर एरे np डॉट जीरोस करके, सॉरी वंस करके 5,5 की एक एरे बना के दे देगा मुझे, जिसमें हर एक एलिमेंट 1 होंगे। मैं अभी प्रिंट कराऊंगा तो दिखा दूंगा। तो जैसे हमने इरोड का फंक्शन था, तो हमारा फिर फंक्शन भी यहाँ पे आएगा cv2 डॉट इरोड। एंड इरोड बेसिकली इमेज पे होना है, तो हम पहले इमेज पास करते हैं एंड फिर उसका कर्नल पास करते हैं, एंड फिर कितनी बार चलाना है वो लूप, तो इटरेशन पास कर देते हैं। एंड स्टैंडर्ड काम फिर आई एम शो से हम डेटा देख लेते हैं, एंड कर्नल प्रिंट एक बार करा के दिखा देता हूँ मैं।
तो फॉर एग्जांपल मेरी बेसिक इमेज ये थी, ओरिजिनल इमेज, ठीक है। एंड एरोडेड इमेज थोड़ा देख सकते हो कि थोड़े से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी थिन आउट हो गई है, कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करोगे, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन भी देखो तो थोड़ी सी थिन आउट सी दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इटरेशन थोड़ी और बढ़ा देता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा थिन आउट हो जाएगी बेसिकली, एंड और करूँगा तो फिर वो धीरे धीरे थिन आउट हो के वैनिश होने लग जाएगी, ठीक है। एंड जो इसका कर्नल का आउटपुट आता है, कर्नल का आउटपुट बेसिकली मैंने 5x5 डाला है, तो 5x5 की एक मैट्रिक्स बन गई, एंड वंस डाला है तो ये वंस आ गया। एंड अगर मैं सब में जीरोस डालता होता तो फिर जीरो जीरो जाती, बट जनरली उससे कुछ होता नहीं है, वो अलग अलग कर्नल से अलग अलग फिल्टरिंग होती है, कर्नल को एक्चुअली फिल्टर भी कहते हैं। तो इससे अगर मैं वंस डाल देता हूँ तो ये आ जाता है, एंड बेसिकली ये जो हमारी इमेज है, कर्नल धीरे धीरे इस पर स्वाइप अप होता जाता है, और इसको एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, उसके ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, फिलहाल फंक्शन देख लो, तो उसके थ्रू धीरे धीरे रेट करके ऐसा आ जाता है। एंड बाकी भैया डायरेक्शन एक का आइट्रेशन में कितना इरोड करना है ये कैसे बताते हैं हम लोग मशीन को? जनरली कर्नल चेंज करना पड़ता है काफ़ी, तो एक आइट्रेशन में कर्नल की अगर बहुत सारे होता है ना, वो धीरे धीरे खुद से मैनिपुलेट करके देखना पड़ता है, कि फॉर एग्जांपल मैंने 5x5 लिया था और 1 लिया था, तो उससे आइडिया लग रहा था कि कितना इरोड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 ले लूँगा तो उससे वो ऐसा आइडिया लग जाएगा। तो पर जनरली ये सब चीज़ें होती हैं वो कर्नल का जो साइज चेंज करके एंड इटरेशन चेंज करके थोड़ा थोड़ा खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है, कि मेरा जो अच्छा, मतलब ऑप्टिमम कर्नल से आउटपुट हम है। लोग बताएंगे कि एक आइट्रेशन में कितना इरोड करना है, ये कर्नल से बताएंगे। हाँ, मतलब कर्नल ठीक जो है। अपनी इमेज पे चलेगा तो वो अपन को खुद ही से देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। एंड मैंने बोला जैसे डायलेशन एरोशन का जस्ट उल्टा है, तो ये डायलेशन का कोड है, एंड सेम स्टेप है पूरा वाला, बस यहाँ एरोड की जगह यहाँ डायलेट आ गया है, एंड इमेज पास करिए, कर्नल पास करा है, इटरेशन वन कर दिए, एंड अब जैसे ओरिजिनल इमेज है तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी सी डायरेक्ट सी हुई है, थोड़ी फैल सी गई है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे काफ़ी कॉम्पिटिशन वगैरह भी आते हैं, और कॉम्पिटिशन ही एक्चुअली इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है कि जैसे अकाउंटिंग वगैरह और बैंक वगैरह में रहता है कि जो चेक्स पे साइन वगैरह होते हैं तो वो आजकल ऑटोमेट करने की काफ़ी वो हो रही है, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ना। और उसमें क्या होता है कि एक हमें बेस रेफरेंस अकाउंट होल्डर का साइन तो हमारे पास है ही, किससे हमें कंपेयर करना है, पर हम जाते हैं फिजिकली, फिर एक कोई बैठा होता है, फिर वो साइन कंपेयर वगैरह जैसे भी करता है, फिर वो पास होते हैं नहीं होते हैं चेक वगैरह। तो जैसे कि हमने जैसे भी लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग कंपेयर करनी है, साइन चेक करने हैं, तो साइन कोई करेगा हर बार अलग पेन से करेगा, कोई मोटे पेन से करेगा, कोई पतले पेन से करेगा, तो हमेशा थोड़ी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी एक वो ऑप्टिमम इमेज लाने के लिए जो अपनी रेफरेंस इमेज से मैच हो जाए। तो इरोड और डायलेशन ये सब कह सकते हैं, ये एक प्री प्रोसेसिंग टूल ही है, बल्कि पूरा ओपन सी भी कह दो तो एक प्री प्रोसेसिंग टूल ही है फाइनल इमेज लाने के लिए, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाए। तो ये है जैसे कि एग्जांपल था, जैसे हैंड राइटिंग में लग गया या फिर किसी और चीज़ में भी लगा सकते हो, तो उसमें इरोड और डायलेशन काम आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टूर, ये कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पीएस वगैरह में भी सबसे ज़्यादा ये काम आएगा। तो कॉन्टूर वगैरह जो है, तो बहुत डिटेल में समझाऊँ, मतलब बहुत एलिमेंटल लेवल पे, तो बेसिकली इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, ठीक है। अब जैसे कि ये इमेज है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्टूर्स का जो इनपुट इमेज रहती है वो हमेशा बाइनरी रहती है, अगर बाइनरी नहीं होगी तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने सीखा कि थ्रेशोल्डिंग फंक्शन आता है जो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें बाइनरी कन्वर्ट करनी ही करनी है, और उसके बाद हम कॉन्टूर फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें हैंड डिटेक्ट करना था, तो हमने कुछ ना कुछ मास्किंग करके हैंड का कलर वगैरह निकाल लिया, एंड उससे हम जो हैंड का शेप वगैरह देखा तो उससे हमारी एक थिन सी यहाँ पे जो बाउंड्री होगी, तो ऐसी बाउंड्री सी उसमें डिफाइन हो जाती है। एंड बेसिकली देखा जाए तो इसका एक फंक्शन होता है, फंक्शन रियली बहुत इजी है, मोस्टली लगा दो, इतना कुछ बहुत डिटेल में आने की जरूरत भी नहीं है, और वो देख देख के लग रहा होगा बट वो रियली काफ़ी आसान है। तो बेसिकली फंक्शन होता है सी वी टू फाइंड कॉन्टूर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं थ्रेश, एक इमेज है, बेसिकली इमेज का एक वेरिएबल का नाम है थ्रेश जो अपनी बाइनरी इमेज है, एंड यहाँ पे एक रिट्रीवल मोड होता है जो अंदर की कुछ एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है, एंड वो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह में काम आता है। एंड यहाँ पे एक अप्रॉक्स का फंक्शन होता है जो कि फिर मैं एंड में बताऊंगा, जनरली इसको सिंपल या फिर नन पे डाल देते हैं। तो अगर मैं थोड़ा और बताऊँ अप्रॉक्स का, जैसे यहाँ पे है, राइट, तो इसको मैं कोड को एक बार चलवा के दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कॉन्टूर का फंक्शन ये है, ठीक।
तो अगेन स्टैंडर्ड काम, ये चीज़ें तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि दो तीन चीज़ें हर बार रिपीट हो ही रही हैं, क्लाइम रीड हो रहा है, रिसाइज हो रहा है, एंड यहाँ पे नीचे शो वो हो जाता है डिस्ट्रॉय विंडो वेट की इंपोर्ट वगैरह। तो स्टैंडर्ड ओपन सी के कमांड्स रहते हैं, वो आदत हो जाएंगे देखते देखते। तो इंपोर्ट करा एंड इमेज लोड करी, अगेन रिसाइज करी। अब पहले मैंने बोला था कि बाइनरी करना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले बाइनरी के लिए भी थ्रेश होल्डिंग करने के लिए हमें ग्रे स्केल ज़रूरी होता है। तो हम पहले इमेज को यहाँ से उठाते हैं और उसको यहाँ डालते हैं और BGR टू ग्रे करते हैं, ग्रे स्केल कर दिया, ठीक है। एंड ग्रे स्केल को अब यहाँ से जो इमेज आई है यहाँ से अपन उठाते हैं इसमें, ये थ्रेश होल्डिंग का फंक्शन है। एंड ग्रे स्केल्ड इमेज को हम थ्रेश बाइनरी लगा के एक थ्रेश इमेज में स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली हमने इमेज आई, इमेज को कन्वर्ट करा ग्रे स्केल में एंड ग्रे स्केल को कन्वर्ट करा बाइनरी में। एंड बाइनरी की जो फाइनल इमेज आती है वो हमारी कॉन्टूर, ये जो फाइंड फंक्शन का कॉन्टूर है ना जो यहाँ पे ये बताया था, तो ये इस कोड में जाती है। यहाँ पे इमेज जाती है, रिट्रीवल मोड जाता है एंड एक अप्रोक्सीमेशन का रहता है। जनरली एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, वो कॉपी पेस्ट भी कर दो चलता है, ठीक है। तो उससे वो चीज़ें आ जाएंगी एंड यहाँ से बेसिकली एक कॉन्टूर्स आता है। तो हम कॉन्टूर्स बेसिकली क्या है, एक नंपाई एरे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स निकल जाए ना, ये जितने भी लाइन बनती आ रही है ना, तो ये लाइन के XY कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एरे में स्टोर्ड है। तो हम इमेज डाल रहे हैं, इमेज पे लाइन बन रही है और लाइन से हमें वो जो लाइन बन रही है ना उसके XY कोऑर्डिनेट दे रहा है एक एरे में, और कॉन्टूर वो वेरिएबल का नाम है एरे, ठीक है। तो हम ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे एक और फंक्शन आता है ड्रॉ कॉन्टूर का, कॉन्टूर से रिलेटेड, क्योंकि हमने बाउंड्री तो निकाल ली, हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए बाउंड्री के। अब हमें एक बार पिक्चर पे ड्रॉ करके देखना है कि यार दिखती कैसी है। तो ड्रॉ कॉन्टूर्स में जाएंगे एंड ऑब्वियसली देखो इमेज पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला पैरामीटर तो इमेज ही जाएगा। तो हमने इमेज डाल दी एंड अब क्या डाल रहे हैं इमेज पे बनाने, क्या बाउंड्री बनानी है ना, तो बाउंड्री के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए है, तो कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। -1 जनरली ये होता है कि हो सकता है कि हमें फॉर एग्जांपल दो बॉल की बाउंड्रीज बनानी थी, बट मतलब 4-5 की बनानी थी चलो, और बाउंड्री 4-5 की हमें एरे में यहाँ पे आई, तो -1 डाल देंगे तो मतलब सारी की सारी एक इमेज में सारी 5 बॉलों पे बाउंड्री बन जाएगी। अगर मैं 0 डालता तो एक पे बनती, अगर 1 डालता तो फिर जो नेक्स्ट बॉल थी उस पे बनती, 2 डालता तो उसके नेक्स्ट बॉल थी उस पे बनती। एंड बेसिकली ये BGR का कलर है कि बाउंड्री क्या चाहिए एंड पिक्सल में विड्थ है कि उस बाउंड्री की विड्थ कितनी होनी चाहिए। एंड फिर वही स्टैंडर्ड काम कि IM शो से शो कर दिया। एंड अगर मैं इसे चला के दिखाता हूँ, जैसे मेरी ओरिजिनल इमेज पर खोल लेता हूँ, मेरी ओरिजिनल इमेज ये है, ठीक है। एंड इसमें मैं कॉन्टूर लगाऊंगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था कि अपन को ये इमेज थी, अपन को इमेज मिली ये वाली, अपन ने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करा, ये ग्रे स्केल बन गई उसकी, ठीक है। एंड ग्रे स्केल के बाद अपन ने इसकी थ्रेशोल्डिंग करी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बाइनरी ये अपनी बन गई थ्रेशोल्ड नाम से, थ्रेशोल्ड। एंड थ्रेशोल्डिंग का फाइनली मैंने कॉन्टूर निकाला और उसको सिंपली ड्रॉ कर दिया। 2 लाइन का कोड है कॉन्टूर निकाल के ड्रॉ करने का। कॉन्टूर निकला, उसको ड्रॉ कर दिया, मेरी ओरिजिनल इमेज से यहाँ पे ऐसी बाउंड्री सी बन गई। अब थोड़ी सी हल्की सी नॉइज है एंड वो अगेन इसलिए कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो थ्रेशोल्डिंग की वैल्यूज जो रहती है ना, जो पहले बताई थी कि ग्रे स्केल में जो रहता है कि कुछ सिल्वर ग्रेश कलर आता है तो उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, तो थोड़ी बहुत वो अपन मैनुअली करेंगे तो वो भी मिट जाएगी, वो बिग डील नहीं है। तो यहाँ से इसका कॉन्टूर आ गया, राइट। एंड बेसिकली जो अपन को एंड तक निकालना था कि कॉन्टूर से हमारी एक फाइनल बाउंड्री निकालनी थी, तो बाउंड्री आ गई। इस कोड का आउटपुट अगर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा ना कॉन्टूर्स, तो कॉन्टूर्स बेसिकली ये 2D एरे टाइप है और ये X एंड Y कोऑर्डिनेट्स प्रिंट कर रही है एक एक पॉइंट के। जैसे कि ये जो रेड रेड डॉट्स है ना, एक एक जो लाइन बना रही है पूरी, तो एक एक डॉट्स के X एंड Y कोऑर्डिनेट्स हैं पिक्सेल्स में। तो कॉन्टूर से बेसिकली कॉन्टूर फंक्शन यही है कि वो इमेज लेता है एंड उसके एक लंबा एरे उस लाइन के दे देता है, एंड एक ड्रॉ कॉन्टूर का फंक्शन है जो वो ड्रॉ करके देती है। एंड सिंपल सा बस यही है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि अब ठीक है हमने ड्रॉ वगैरह कर लिया, सब हो गया वगैरह वगैरह, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह भी आते हैं कि इसका एक ड्रॉ फंक्शन मैंने बता दिया है कि जो सिंपल रहता है, इमेज फंक्शन एंड -1 to 1 वगैरह। अब इसमें फीचर्स आते हैं कि जैसे हमने कॉन्टूर बना लिया, कॉन्टूर बेसिकली बाउंड्री बना ली, कॉन्टूर इक्वल्स टू बाउंड्री, तो एरिया उसका निकाल सकते हैं क्योंकि बाउंड्री बना दी, एरिया निकल ही सकता है, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेंटर भी निकाल सकते हैं। एक बाउंडिंग बॉक्स का फंक्शन भी आता है, जनरली उसके आसपास एक बाउंड्री बन जाती है, जैसे बैट साइन था तो उसके आसपास बाउंड्री बन जाती है। तो पहले अपन ये स्टडी करते हैं। तो जैसे एरिया वाला फंक्शन है, राइट। सो ये और ये थोड़ा पहला दिख रहा होगा कोड, बट ऑलमोस्ट पूरा सेम काम ही करा है मैंने। यहाँ से लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, यहाँ से अपनी जो पिक्चर है वहाँ से इंपोर्ट हुई है, रीड हुई है। एंड पहले मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करा है, फिर थ्रेशोल्डिंग करके बाइनरी में कन्वर्ट करा है,
एंड फिर मैंने कॉन्टूर्स निकाले उसके, ठीक है। अब जनरली कॉन्टूर्स बड़े थोड़े रैंडम वे में निकल जाते हैं, तो एक थोड़ा सा फंक्शन आता है सॉर्ट करके, वो कॉन्टूर एरिया के हिसाब से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है कि एरे में सबसे बड़ा कॉन्टूर, मतलब सबसे बड़ी बाउंड्री सबसे पहले आएगी एंड धीरे धीरे फिर वो घटती जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कोड चला के देखूँ, अच्छा पहले बता देता हूँ। तो कॉन्टूर बेसिकली अब मैंने कॉन्टूर बनवा ले लिया, तो सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री मैंने यहाँ पे सेव कर ली है। अब एरिया का फंक्शन आता है ये वाला कॉन्टूर एरिया, CV2 का कॉन्टूर एरिया, एंड ये कॉन्टूर मैंने कोऑर्डिनेट्स पास कर दिए, तो उससे एरिया आ जाएगा एंड पेरीमीटर का फंक्शन है। सिंपल सा फंक्शन है, जनरली आदत हो जाएगी लिखते लिखते, तो उसमें कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। एंड यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा। एंड जो ड्रॉ कॉन्टूर मैंने पहले बताया था, तो सेम फंक्शन यहाँ चला दिया है, तो एक कॉन्टूर कॉन्टूर मिला और उसे ड्रॉ कर दिया। अब ये एक नई चीज़ है जो स्लाइड में मिलेगी, वो सिर्फ पुट टेक्स्ट है, तो बेसिकली टेक्स्ट लिखने में काम आती है। अब इसको मैं जैसे रन करता हूँ, तो जैसे कि मैंने वो पहले कॉन्टूर दिखाया था ना कि बाउंड्री से बनती आ रही थी, तो ऑब्वियसली जैसे कि अगर लार्जेस्ट बाउंड्री है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो बाहर वाली बाउंड्री आ जाएगी, सबसे बाहर वाली, जिसका एरिया कुछ 31,000 पिक्सल कुछ आ रहा है, राइट। एंड अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट देखनी है, उसको मैं वन कर दूंगा, तो इसका कुछ 13,000 कुछ आ रहा है। एंड पुट टेक्स्ट वगैरह बस ये जो एरिया इमेज के ऊपर ये लिखने में काम आ रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर। एंड दी लास्ट कोई सेम चीज़ है कि आई एम शो वगैरह चल रहा है एंड सिंपल चीज़ हो रही है। एंड इसका लास्ट पार्ट फिर होता है कि एक सेंट्रोइड की भी वो होती है कि हम जैसे कि वो चीज़ तो निकाल ली, अपन ने कॉन्टूर्स वगैरह निकाल लिए, बट अब मुझे इसका बिल्कुल सेंटर निकालना है कि इस बैट का बिल्कुल सेंटर कहाँ आएगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि एक मैं यहाँ से शेप इसको उठाता हूँ, कॉन्टूर देखते हैं पहले कैसा होते हैं। ठीक है, तो शेप से एक मेरी इमेज है जिसकी थ्रेशोल्डिंग ग्रे स्केलिंग कर करके ये आता है। थोड़ा मैंने रिसाइज हिसाब से करी है, तो थोड़ी अनसिमेट्रिकल लग रही है, बट जनरली वो अभी मैं दिखा दूंगा अच्छी वाली। तो जनरली क्या होता है कि कॉन्टूर जनरली वाइट चीज़ों की बाउंड्री बनाता है, तो तुम ऑब्जर्व करना है थोड़ी बाहर भी बाउंड्री बन गई है बड़ी वाली, ठीक है। तो वाइट जनरली इसकी बाउंड्री बनाता है कॉन्टूर फंक्शन। तो जैसे कॉन्टूर है, तो अगर मैं इसका सेंटर निकालने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, मैंने बताया था ना कि जीरो पोजीशन जो एयर में सबसे पहले होती है, सबसे बड़ा कॉन्टूर होता है, इसको मैं 0 डाल दूंगा। एंड पूरा कोड ऑलमोस्ट सेम है। एक ये नई चीज़ आई है कि इसमें मूवमेंट्स निकलते हैं, मूवमेंट्स एक थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट हो जाता है, जनरली सिंटेक्स से देख लो। तो अपन ने कॉन्टूर वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की एरे निकाल दी, उसको मूवमेंट में पास कर दिया। एंड मूवमेंट्स की एक एक्चुअली एक डिक्शनरी आती है, तो डिक्शनरी में थोड़ी सी एक कैलकुलेशन वगैरह करके इसके CX एंड CY सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं सेंट्रॉइड के। एंड CV2 डॉट सर्कल एक सर्कल बनाने का वो होता है, इसमें इमेज पास कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स पास कर देते हैं एंड थिकनेस वगैरह ऐसे पास कर देते हैं, सर्कल बन जाता है। तो अब जैसे कि जो सबसे बड़ी मैंने दिखाई थी ना, जो बाहर बाहर बन रही थी, तो उसका सेंटर बिल्कुल बीच में होता, तो ये हो गया। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो सबसे बड़ा जनरली ये होना चाहिए पॉइंट, ये जो स्क्वायर से बन रहा है। तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये आ गया, अब इसका इसका सेंटर दिख रहा है। और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो थर्ड बिगेस्ट दिख जाएगा। तो इसको थर्ड बिगेस्ट, ये फोर्थ बिगेस्ट कोई ना कोई से होंगे, तो वो दिख जाएंगे। तो जनरली ये पार्ट रहता है। अगर एक बार मैंने शुरू से दिखाना चाहूँ, तो पहले तो हमने मास्किंग करी है। तो मास्किंग जनरली जो ओरिजिनल इमेज रहती है, तो उससे वो एक वाइट कलर एक्सट्रैक्ट करके दे देती है। एंड अगर इसमें मुझे कलर देखना होता है, तो उसमें एक बिट वाइज का वो रहता है। तो मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको दिक्कत आ रही है पता नहीं। हाँ, तो बिट वाइज का रहता है, तो जनरली वो कलर हो जाके वो एंड का ऑपरेशन लगा के लॉजिक गेट्स का बिट वाइज का कलर दे देता है। एंड अगर मुझे इरोड करना होता है, तो CV2 डॉट इरोड फंक्शन है, सिंपल सा। सारे तुम ऑब्जर्व करो, CV2 की जितनी फंक्शन है सब एक लाइन के हैं, जो मेन मेन फंक्शन है। बाकी कॉन्टूर्स के कोई 2-3 लाइन के हो जाते हैं, बट वो जनरल कैलकुलेशन की होती है, उसमें कुछ खास नहीं रहता। तो इरोजन का फंक्शन जनरली ऐसा है, वो मैंने इटरेशन 3 कर रखा था, ऐसा आ रहा है, कम कर दो कम आएगा। एंड डायरेक्शन का जनरली ऐसा होता है, जो उसको डायलेट कर देती है। एंड कॉन्टूर्स वगैरह का तो मैंने निकाल ही दिया है कि कॉन्टूर्स बेसिकली बाउंड्री होती हैं, तो मैंने बाउंड्री निकाल के दे दी। बाउंड्री निकल गई, तो उसका क्या एरिया पेरीमीटर चाहिए, तो एरिया पेरीमीटर भी मिल गया। एंड उसका अगर सेंट्रोइड भी चाहिए, तो हैंड सेंट्रोइड भी मिल गया। अब बस एक लास्ट पार्ट बचता है कि जो मैंने छोड़ दिया था इनके लिए, कि यहाँ पे जनरली वो लगता है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स लगते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड बेसिकली जो ये चीज़ होती है ना, तो जनरली अगर मैं इसको सिंपल डाल देता हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना सिंपल, दो ही होते हैं, सिंपल या फिर नन। तो सिंपल डाल देता हूँ, तो मुझे पूरी की पूरी बाउंड्री मिलेगी ऑब्जेक्ट की, कि इतनी पूरी बाउंड्री है ना, तो पूरी एक एक से बाउंड्री मिलेगी पूरी।
और अगर मैं इसकी जगह बस नन डाल दूंगा ना, सिंपल को हटा के, तो फिर उसमें सिर्फ मुझे जो कॉर्नर कॉर्नर के पॉइंट्स मिलेंगे, कि वो इतना फिर रिडंडेंट काम नहीं करेगा कि एक एक को स्टोर करके फालतू में मेमोरी बढ़ाए। वो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स उठा लेगा और फिर बाद में फर्दर कैलकुलेशन के लिए खुद से जनरेट कर देगा पॉइंट्स। एंड जनरली ये था, दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। एंड बाकी से बाकी सबको भी कोई डाउट हो तो वी आर ओपन फॉर एनी डाउट सेशन। हेलो भैया इसमें मेरे को एक डाउट था, जो एरिया वाला और पेरीमीटर वाला है उसमें। बोलो, एक मिनट खोल जाऊंगा मेरा। आपने बोला था कि उसमें एरिया पिक्सल्स में आया है, राइट? हाँ, तो वो पॉइंट्स में कैसे है? लाइक पिक्सल तो मतलब एक यूनिट होता है ना, उसको फर्दर मतलब वो जो एरिया आपने जो निकाला था वो बैटमैन के लोगों का, वो कुछ पिक्सल पॉइंट में आ रहा था पिक्सल में। एक मिनट जरा मैं दिखा दे रहा हूँ ये। अच्छा, आई गेस हाँ, उसका थोड़ा बहुत आई गेस फिर यहाँ से कुछ नंबर यार से दिक्कत रहती है कि जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आई गेस वो रहता पिक्सल में ही है, बट वो यहाँ से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके आता है, तो वो कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज कुछ ना कुछ फेंक देता है वो। क्योंकि जनरली जो इमेज सी एक्स सी वाई की जाती है ना, पिक्सल्स वगैरह में ही आती है, तो वो अब डिटेल में देखना पड़ेगा थोड़ा। एंड जनरली क्या होता है ना, कि जैसे कि तुम लोग काम करोगे ना, जैसे कि कहीं भी अप्लाई करोगे एरिया वगैरह का, या फिर जहाँ पे भी यूज़ आएगा, जैसे PS2 वगैरह PS1 वगैरह में काफ़ी यूज़ है, तो उसमें फिर मतलब यूनिट वगैरह का काम नहीं होगा, एक थ्रेशोल्ड मैग्नीट्यूड सेट करना पड़ेगा कि एरिया अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो जनरली फिर उतने पे काम हो जाएगा तुम लोगों का। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ, भैया जैसे कॉन्टोर तो एक 2D एरे का कलेक्शन है ना पॉइंट्स का, तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम कैसे बता रहे हैं? मतलब इसका सेंस क्या है कि लार्जेस्ट हाँ कॉन्टोर? मैं बता रहा है, एक मिनट में बता रहा लार्ज कॉन्टूर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ सॉर्टेड। ठीक है, तो कॉन्टूर सॉर्ट करने का बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है, कॉन्टूर तुमने सही बोला कि 2D एरे आ रही है, तो कॉन्टूर मैंने सेट करा है कि कॉन्टूर के अंदर कितने कॉन्टूर होंगे। फॉर एग्जांपल 4 बाउंड्री आई है तो 4 कॉन्टूर होंगे, राइट। तो मैंने एक की लिखी है यहाँ पे कि मुझे करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टूर एरिया। तो वो जो 4 बाउंड्री है ना, तो 2D एरे के अंदर मतलब बेसिकली वो 4 तो एलिमेंट होंगे बाउंड्रीज के, एंड वो ओके चारों का भैया, वो एरिया एरिया बताएंगे। एरिया के बेसिस पे कर रहे हैं हम। हाँ, एरिया के बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि वही है ना, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा फिर कॉन्टूर में से सेव होता जाएगा। और एनी मोर डाउट्स? बिटवाइज एंड वाला एक बार बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। बिट वाइज एंड में बेसिकली क्या होता है कि अपन ने जैसे मास्किंग तो करी दी थी स्टैंडर्ड, है ना, एंड अपन ने रेंज वगैरह डाल दी थी, एंड अपनी फाइनल इमेज वगैरह आ गई थी।